जोहार। आज हम लोग क्लास 10 के राजनीति विज्ञान विषय के दूसरे पाठ संघवाद और इस संघवाद पाठ के 2 वीडियो पूर्व में आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आज जो बचा हुआ हिस्सा था उस पाठ का, जो बचा हुआ टॉपिक था, उसके ऊपर आज ये आखिरी वीडियो और उसके बाद ये पाठ संघवाद समाप्त हो जाएगा। आप याद करें तो पूर्व में जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है उसमें हमने संघवाद पाठ के जिन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की है उसमें सबसे पहले संघवाद किसे कहते हैं, व्हाट इज फेडरलिज्म, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर, संघवाद की विशेषताएं, भारत में संघवाद और संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार चलती है, इन 5 टॉपिक्स के ऊपर बात की जा चुकी है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आखिरी टॉपिक है इस पाठ का उसके ऊपर बात करेंगे और वो है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। हालांकि जब इस पाठ का इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस दौरान भी विकेंद्रीकरण के अर्थ के बारे में आपको बताया गया था। पहले वीडियो में वो कंटेंट अवेलेबल है। विकेंद्रीकरण क्या है हम ये जानेंगे, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण क्यों होना चाहिए, उससे क्या लाभ है ये जानेंगे। और भारत की बात करें तो 1992 के बाद, 1992 के बाद सही मायने में इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, प्रभावशाली विकेंद्रीकरण की शुरुआत या प्रभावशाली विकेंद्रीकरण के युग की शुरुआत अगर भारत में हुई है तो 1992 के बाद हुई है। तो आखिर क्या हुआ 1992 में जिससे स्थानीय स्तर की शासन व्यवस्था में सुधार आया, एक ये टॉपिक भी हम लोग करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विकेंद्रीकरण क्या है। बच्चों, हम लोग शुरू में ही संघवाद की परिभाषा में ये बात जान चुके हैं कि संघवाद शासन चलाने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है। 2 स्तर की सरकार तो समझ में आता है, एक केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी। 2 से अधिक स्तर की सरकार ये क्या है भाई, और इसका औचित्य क्या है, आखिर इसका रेलेवेंस क्या है, क्यों भैया? तो आप समझेंगे कि खास करके भारत जैसे देश में, भारत जैसे बड़े और विविधता से भरे देश में, दुर्लभ देश है बच्चों। आप देखिएगा, हम जनसंख्या के हिसाब से तो एक बड़े राष्ट्र हैं ही, और विभिन्नताएं भी हमारे देश में इतनी ज्यादा हैं। ये विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, अ कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी। तो इतनी ज्यादा विविधताओं, विभिन्नताओं वाले देश में सिर्फ 2 स्तर की सरकारों के द्वारा लोगों की सभी समस्याओं, सभी आकांक्षाओं को पूरा कर पाना उतना संभव नहीं प्रतीत होता। चूंकि जो हमारा पॉपुलेशन है वो इतना डाइवर्स है, इतनी विविधताओं से भरा है कि उन तमाम विविधताओं को समेट पाना 1 या 2 स्तर की सरकार की बस की बात नहीं है। आप और जानिए ना, हम अपने देश की अगर बात करें तो हमारे देश के कुछ राज्य, जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, हम महाराष्ट्र की बात करें, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो यूरोप के देशों से भी बड़े हैं। यूरोप के कुछ प्रभावशाली देश जैसे जर्मनी, इन देशों से भी बड़े तो हमारे राज्य हैं। तो क्या लगता है कि जब हमारे देश के राज्य, कई राज्य यूरोप के बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा बड़े हैं जनसंख्या के लिहाज से, क्षेत्रफल के लिहाज से भी, और उसमें भी अगर यूरोप के देशों की बात करें तो वहां तो जनसंख्या
कई जगह पर एक जैसी है, एक तरह की भाषा, एक तरह की संस्कृति, एक तरह की बोलचाल, सब कुछ। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है ना सर। किसी भी बड़े राज्य में देखोगे तो जनसंख्या जो है वो विविधता से भरी हुई है। छोड़ो बड़े राज्य की बात, अपने राज्य की बात करें, झारखंड की ही बात करें, देख लीजिए, विविधताओं से भरा हुआ राज्य है हमारा। ठीक है, वो कहने को हम कह देते हैं जनजातीय संस्कृति, लेकिन क्या एक ही तरह की संस्कृति है? इसमें भी फिर कई तरह की जनजातीय संस्कृति है, कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह का पहनावा, कई तरह का वेशभूषा, कई तरह की आवश्यकताएं, अलग अलग तरह के लोग। तो इतनी ज्यादा जो विविधता है, क्या इन विविधताओं को समेट पाना, इन विविधताओं और लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खड़ा उतरना, क्या सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार के बस की बात है? नहीं है। इसीलिए भारत जैसे देश में राज्य स्तर के नीचे के स्तर के सरकार की आवश्यकता महसूस होती है। और वो जो राज्य स्तर, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, और राज्य स्तर से नीचे स्तर की जो सरकार है बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे स्थानीय स्तर की सरकार। और जब भी हम केंद्र और राज्य की शक्तियों को, केंद्र और राज्य से कुछ शक्तियां लेकर के स्थानीय स्तर की सरकारों को सशक्त बनाते हैं, तो इसी प्रक्रिया का नाम है विकेंद्रीकरण। जो शक्तियां केंद्र और राज्य के पास केंद्रित थीं, उनसे उन शक्तियों को ले लिया गया और किसको दिया गया? उनसे कुछ शक्तियों को ले लिया गया और किसको दे दिया गया? तो स्थानीय स्तर की सरकारों को दे दिया गया। और अगर ऐसा होता है, अगर केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय स्तर की सरकारों को प्रदान किया जाए, स्थानीय स्तर की सरकारों को सशक्त बनाया जाए, तो इस प्रक्रिया को सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। और भारत जैसे देश में इसकी आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि ये एक विविधताओं, विभिन्नताओं से भरा हुआ एक बड़ा देश है। ये तो हुआ कि विकेंद्रीकरण किसको कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, जो कुछ भी यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे आपको दिखेगा, क्योंकि हमने पॉइंट वाइज और बुलेट पॉइंट्स के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। एक बार जब आप इस डिस्कशन को सुन लेंगे और इस ग्रीन बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को भी अगर वो स्क्रीनशॉट के रूप में रहेगा, आप उसको नोटबुक में ले लेंगे, तो हमको लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। चलिए, विकेंद्रीकरण क्या है? ये हो गया, केंद्र और राज्य की कुछ शक्तियां स्थानीय स्तर की सरकार को दी जाती हैं और इसी प्रक्रिया को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। लेकिन क्यों भाई, क्यों किया जाए? आखिर उससे कोई फायदा है क्या? कुछ लाभ है क्या? विकेंद्रीकरण के क्या लाभ हो सकता है? तो हमको लगता है कि इस बात को आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अनेक समस्याओं का उचित समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है। बच्चों, जैसे हमारे गांव की कोई समस्या है, हमारे मोहल्ले की कोई समस्या है, जैसे हमारे गांव में तालाब कहां बनाया जाए जिससे अधिकांश लोगों को फायदा हो। क्या लगता है कि ये निर्णय दिल्ली में बैठे हुए अधिकारीगण जो कभी हमारे गांव में आए नहीं हैं, या रांची में बैठे हुए अधिकारीगण जो हमारे गांव के बारे में बहुत जानकारी नहीं रखते हैं, क्या ये उचित निर्णय ले सकते हैं क्या? हमको लगता है कि आप समझ रहे इस सवाल का जवाब नहीं होगा। हमारे गांव में किस जगह तालाब बनाया जाए जिससे अधिकांश लोगों को फायदा होगा, आपको पता है इसका सबसे सुंदर निर्णय कौन ले सकता है? तो खुद गांव के लोग ले सकते हैं। जब गांव के लोग खुद से मिल करके ये निर्णय ले कि नहीं, ये चीज़ यहाँ बनाया जाए, इस तरह से बनाई जाए, इतना बड़ा बनाया जाए, इसको बनाने में इस तरह के संसाधन का प्रयोग किया जाए, तो सबसे जो बेस्ट डिसीजन होगा वो स्थानीय स्तर पर होगा। आप मानते हैं ना इस बात को कि कई सारी ऐसी समस्याएं, हम ये नहीं कहते कि सारी समस्याएं, अब भारत और अमेरिका के बीच संबंध कैसा हो, यह स्थानीय स्तर की सरकार को इससे क्या मतलब, पंचायती राज को इससे क्या मतलब, लेकिन स्थानीय स्तर की जो सरकारें हैं, जो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी, सड़क संबंधी, शिक्षा संबंधी, या कुछ और लोगों के कल्याण से संबंधित जो कुछ कार्यक्रम हैं, जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, उनका सबसे बढ़िया समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है। इसीलिए स्थानीय स्तर की सरकारों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए विकेंद्रीकरण? तो पहला उसका जवाब है कि अनेक समस्याओं का उचित समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है।
उन समस्याओं का समाधान अगर केंद्रीय स्तर या राज्य स्तर पर हो तो हो सकता है कि केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर की सरकारों को उस समस्या की बेहतर समझ ना हो, और जब समस्या ही बेहतर तरीके से नहीं समझी जाएगी तो फिर उसका समाधान कैसे होगा। दूसरा, स्थानीय स्तर पर लोगों को समस्याओं की बेहतर समझ होती है। अब आपकी क्या समस्या है, कल्पना कीजिए जैसे आप एक छात्र हैं और आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, तो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है, फिजिक्स के किस चैप्टर में प्रॉब्लम है उसका न्यूमेरिकल नहीं बनता है कि थ्योरी, इसकी बेस्ट जानकारी तो आपको ना होगी कि इसकी जानकारी आपके माता पिता को होगी, या इसकी जानकारी आपके भाई बहन को होगी, या इसकी जानकारी आपके मित्रों को होगी, नहीं होगी। आपकी क्या समस्या है इसकी सबसे बेहतर जानकारी आपको होगी। उसी तरह से स्थानीय स्तर पर क्या समस्या है, रोड चाहिए कि गली में लाइट लगवाना चाहिए या स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, इसकी सबसे अच्छी समझ स्थानीय लोगों को ही ना होगी। तो उन्हीं को अगर हम शक्ति दे दें तो वो समस्याओं को समझकर उस पर निर्णय लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा हमको। क्योंकि जो लोग प्रभावित हैं उन्हीं को अगर निर्णय लेने का अधिकार दे दिया जाए तो सबसे बेस्ट डिसीजन वही होगा। इसके अलावा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाता है। जब जो लोग समस्या से जूझ रहे हैं, कल्पना कीजिए कि कहीं गांव में बाढ़ आई है, अब केंद्र सरकार उसके लिए संसाधन बांट रही है, तो उनको कैसे पता, बहुत मतलब ये मुश्किल है कि कहाँ पर ज़्यादा लोग प्रभावित हैं, कहाँ पर नाव चाहिए, कहाँ पर दवाई चाहिए, कहाँ पर खाने के पैकेट चाहिए। अगर ये काम हम स्थानीय स्तर की सरकार से करवाएं तो ये वही लोग होंगे जो उस समस्या से प्रभावित हैं। तो उनको पता है कि अच्छा गांव के उस टोले के लोग हैं वहाँ पर नाव चाहिए, उस टोले के लोग हैं वहाँ बहुत बीमारी फैल गई है, वहाँ दवाई चाहिए, वहाँ पर कंबल चाहिए। तो जब स्थानीय स्तर पर हम लोगों को शक्ति देंगे तो संसाधनों का उचित प्रयोग हो पाएगा और संसाधनों का दुरुपयोग भी रुकेगा। तो यह भी तो एक फायदा है ना। स्थानीय स्तर पर लोगों को समस्याओं की सबसे बेहतर समझ होती है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सर्वोत्तम समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकता है। अगर हम स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करें तो कहीं ना कहीं इससे संसाधनों का सदुपयोग होता है, संसाधनों का दुरुपयोग इससे रुकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, इसमें लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो पाती है। सीधे लोग शामिल होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और इससे देखो बच्चों, जैसे जितना ज़्यादा लोगों की भागीदारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बढ़ेगी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, लोकतंत्र उतना ज़्यादा मजबूत होगा। लोकतंत्र और होता क्या है? लोगों का तंत्र होता है ना सर। तो लोगों का तंत्र, जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, ये सशक्त कब होगा? जब लोग भागीदार बनेंगे निर्णय लेने की प्रक्रिया में। और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी कैसे संभव है? तो वो विकेंद्रीकरण से संभव है, वो स्थानीय स्तर की शासन व्यवस्था से संभव है। क्योंकि आपको मालूम है, अब केंद्र सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया हो, राज्य सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया हो, उसमें हमारी प्रत्यक्ष भागीदारी हो पाती है क्या? नहीं हो पाती है। अप्रत्यक्ष होती है। हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, एमपी एमएलए को, और वो लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर स्थानीय स्तर की बात करें, आप में से कुछ बच्चों को अनुभव होगा, जो ग्राम सभा होती है गाँव में, पंचायत की ग्राम सभा, उसमें गांव के जितने लोग हैं वो सारे उसके सदस्य होते हैं। उस सारे लोग उस सभा में अपना निर्णय दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सारे लोग शामिल हैं। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। हम समझते हैं कि ये दो बिंदु स्पष्ट हो गया, एक विकेंद्रीकरण क्या है और विकेंद्रीकरण के क्या लाभ है। बच्चों, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में विकेंद्रीकरण से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की थी, लेकिन और उसकी शुरुआत भी हुई थी 1957 से पंचायती राज व्यवस्थाओं की शुरुआत हो गई। कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्थाएं शुरू हुई, लेकिन वो बहुत एक तरह से खाना पूर्ति थी, बहुत सशक्त नहीं था। अब कुछ कुछ राज्य में एक बार चुनाव हो गया, फिर लंबे समय तक चुनाव नहीं हुआ। वहाँ पे कई बार लोग, जो लोग चुने गए स्थानीय स्तर पर, वो लोग दबंग बन गए,
योजनाओं का बहुत लाभ नहीं मिल पाया। तो ये 1992 के पहले तक हमारे देश में सही अर्थों में सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं था, सही अर्थों में स्थानीय स्तर पर सशक्त व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 1992 में हमारे संविधान में 2 संशोधन किए गए। 73वां संशोधन याद रखिएगा, ये पंचायती राज से संबंधित था, गांवों के स्थानीय व्यवस्था से संबंधित 73वां, और 74वां ये शहरी शासन व्यवस्था से। 73वां ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था और 74वां शहरी स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था। 2 संविधान संशोधन किए गए, संविधान में बदलाव किए गए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। और उसके बाद सही अर्थों में हमारे देश में जो स्थानीय स्तर की व्यवस्था थी वो प्रभावी हो गई। कैसे? कोई कह सकता है आपसे कि आप कैसे कह सकते हैं कि 1992 के बाद सचमुच स्थिति में एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिला? तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। एक तो आप जानते हैं केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, और ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है ये लोकसभा का चुनाव करवाने के लिए, राज्यसभा का चुनाव करवाने के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए, और विधानसभा का चुनाव करवाने, MP MLA, उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर के सरकारों का चुनाव कैसे हो, उसके लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। और राज्य चुनाव आयोग का यही काम है कि वो स्थानीय स्तर की सरकारों का नियमित रूप से, मतलब हर 5 साल पर चुनाव करवाए, निष्पक्ष चुनाव कराए। तो जब स्थानीय स्तर की सरकारों का नियमित रूप से चुनाव कराने वाली एक बॉडी जब बन जाएगी, एक संस्था जब उसके लिए जिम्मेदार संस्था का निर्माण हो गया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनावों में नियमितता आएगी। तो सबसे पहला तो ये हुआ कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, और पंचायती राज, गांवों की स्थानीय शासन व्यवस्था, पंचायत, और शहरों की स्थानीय शासन व्यवस्था, नगर पालिका, नगर निगम, उसके चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य चुनाव आयोग की है। तो इस संस्था का गठन किया गया। और क्या सुधार हुआ? तो स्थानीय निकायों में जो सीटें थीं, चाहे वो गांव में पंचायत की बात करें, शहरों में बात करें, नगर पालिका, निगम, तो उसमें से अधिकांश सीटों को कहीं ना कहीं आरक्षित किया गया SC ST OBC इस श्रेणी के लोगों के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि कई बार ये आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से बहुत सशक्त नहीं थे, और इस कारण राजनीतिक भागीदारी इनकी कम हो पाती थी। तो उस स्थिति में उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया कि उस सीट से जब कोई चुनाव लड़ेगा तो कोई शेड्यूल्ड, अनुसूचित जाति से संबंधित या अनुसूचित जनजाति से, इस तरह से तो सीटों को आरक्षित किया गया। इसके अलावा सबसे बेहतरीन जो सुधार हुआ कि 1/3, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। और एक क्रांतिकारी कदम है पूरी दुनिया में। इस भारत के द्वारा उठाए गए इस कदम पर भारत का एक तरह से कह लीजिए कि आप एक नाम हुआ पूरी दुनिया में कि भारत एक ऐसा देश है जिसने महिलाओं को 1/3 पद पंचायती राज व्यवस्था का महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। और आप देखते होंगे कि आपके गाँव में या आपके शहरों में कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कौन चुनाव लड़ सकता है? तो कोई महिला ही चुनाव लड़ सकती है। मतलब उस स्थान विशेष से जो भी प्रतिनिधि आएगा वो महिला। तो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं का आगे आना कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक विकसित समाज बनाने में इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी राजनीतिक रूप से, तब तक बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, समाज की कुरीतियां हैं, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। खैर, उस पर चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, विषयांतर हो जाएगा। तो 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। ये इसके बाद अगर हम बात करें स्थानीय स्तर की सरकार की, तो आपको पता है कि स्थानीय स्तर पर सरकारें जो हैं वो गाँव में पंचायती राज व्यवस्था है और शहरों में शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था है। ये जो गाँव की पंचायती राज व्यवस्था है ये उस त्रिस्तरीय संरचना है, 3 tier स्ट्रक्चर कहते हैं। वो गांव से लेकर के और जिला तक जाता है। जैसे आपको पता है कि हर गांव या गांव अगर छोटे हो तो कुछ गांवों को मिलाकर के एक पंचायत होता है, या तो हर गांव का पंचायत होगा, या अगर छोटे गांव हैं तो कई कुछ गांवों 3, 4, 5 गांवों को मिलाकर के एक पंचायत होगी। और आपको पता है जो पंचायत के जो प्रमुख होंगे उनको मुखिया या सरपंच इस नाम से जाना जाता है। और
वो पंचायत कई वार्ड में विभाजित होता है और उससे भी वार्ड से भी लोग चुने जाते हैं, वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। हमको लगता है कि आप इस बात से बिल्कुल इस बात को समझते होंगे। इसके अलावा प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है, पंचायत समिति के सदस्यों का भी चुनाव होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होता है। उसी पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद के सदस्यों का भी चयन होता है और जिला परिषद का एक अध्यक्ष भी होता है। तो गांव की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय संरचना है। त्रिस्तरीय संरचना में जो गांव है उस स्तर पर पंचायत, प्रखंड के स्तर पर पंचायत समिति और जिला के स्तर पर जिला परिषद। अगर हम शहरों में व्यवस्था की बात करें, स्थानीय शासन व्यवस्था की, तो आपको पता है जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहां पे नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं और बड़े शहरों में नगर निगम, जिसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। आपको मालूम है कि चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, ये वार्डों में बटे होते हैं, कई सारे वार्ड में बटे होते हैं और हर वार्ड का एक सदस्य चुना जाता है। हर वार्ड का वो, उसको हम लोग या तो फिर वार्ड कमिश्नर कहेंगे, काउंसिलर कहेंगे, वो चुना जाता है। और उसके बाद नगर पालिका के जो अध्यक्ष होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाएगा। नगर निगम का जो प्रधान होता है उसको मेयर या महापौर कहा जाता है। नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर कहते हैं। तो हम समझते हैं कि विकेंद्रीकरण, इस चीज को आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ बच्चों संघवाद पाठ पर हमारा डिस्कशन खत्म हुआ। आने वाले क्लास में हम लोग, आने वाले वीडियो में अब हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।